अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत में एक मुहिम चली है, भारत माइनस मोदी बीजेपी। वो भारत जो 8 साल पहले कहीं नहीं था, आज दुनिया में हर जगह आगे आगे है। वो भारत जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ से कहाँ लेके चले गए, दुनिया की 10वीं बड़ी इकोनॉमी को 5वीं बड़ी इकोनॉमी पे ले आए, तीसरे नंबर पे आने जा रहा है। इंटरनेशनल फोर्सेस जो कि भारत दोस्ती की बात करते हैं क्वाड में और इधर उधर, लेकिन एक्चुअली वो इसको एक 2024 के इलेक्शन में पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी को वो हरा सकें। देखें, इसकी वाज़ेह मिसाल अभी हमारे राहुल गांधी की जो लंदन की ट्रिप थी और अब अमेरिका में है, उसमें जो उनकी लैंग्वेज है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उस हवाले से एक आर्टिकल छपा है फर्स्ट पोस्ट में, सत्या दोसापति जी ने। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका में जब कॉरपोरेट सेक्टर ने फैसला किया, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि दुनिया भर के फैसले कॉरपोरेट सेक्टर अमेरिका का करता है, और कॉरपोरेट सेक्टर ने जब फैसला कर लिया कि ट्रंप को हटाना है, तो इन्होंने जो बाइडेन की जो मदद की, इलेक्शन टोटल फंडिंग पे चलता है अमेरिका में, वो अनपैरेलल्ड है अमेरिकन इलेक्शन हिस्ट्री में। और बड़े बड़े कॉरपोरेट ने मतलब 90% फंडिंग डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन को की। हालांकि जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के भयानक करप्शन और चीज़ें सामने आई हैं, जिस पे पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है। मामूली मिसाल दूंगा कि मार्क जकरबर्ग, जिसका कि फेसबुक चलता है और उसके फेसबुक को दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत से यूज़ होता है, इसके बावजूद जकरबर्ग ने $400 मिलियन बाइडेन को फंडिंग की थी पिछले अमेरिकन इलेक्शन में। सिचुएशन भारत में एज इट इज़ नहीं होगी जैसे अमेरिका में थी, लेकिन यह है कि भारत में बड़े तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि अभी कर्नाटक का इलेक्शन हमारे लिए एक मिसाल है कि किस तरह उसमें कांग्रेस को जिताया गया, और इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को बीजेपी का अल्टरनेट बना के पेश किया जाए। राहुल गांधी को भारत का अगला नेता बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, और उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा, जिसपे मतलब कई 100 करोड़ रुपया लग गया, फिर इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके चीज़ें जाके वो कर रहा है। इसी तरह कर्नाटका के इलेक्शन में एनजीओज़ ने बड़ा काम किया है। ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ एनजीओज़ हैं, उन्होंने कर्नाटका के सबब में जाके ये पब्लिसिटी की कि बीजेपी एक 40% पार्टी है और वो भारत के लिए नुकसानदेह है, और तरह तरह के प्रोमिसेस किए। ख़ास तौर पे अभी हमने रिसेंट कुछ इलेक्शंस देखे हैं जो पिछले कुछ सालों में, उसमें मुफ्त में चीज़ें देने का बड़ा वादा किया जाता है। और पंजाब में हमने देखा, दिल्ली में देखा, मुफ्त बांटने की बात होती है। इसी तरह कर्नाटका में काफ़ी मुफ्त की बातें हुई। अब वो प्रॉमिस पूरे करने की पोजीशन उस स्टेट की होती भी है कि नहीं, ये नहीं देखा जाता। एक मिसाल है कि अब कर्नाटका की गवर्नमेंट जो मुफ्त चीज़ें देने की बात कर रही है, तो उसके लिए कई हज़ार करोड़ का टीका लगेगा, चूना लगेगा स्टेट फंड को, और फिर जब स्टेट ट्रेजरी को जब इतना पैसा होगा नहीं तो कर्जा लेना पड़ेगा। और इस वक्त का ज़्यादातर सरकारें कर्जे पे चल रही हैं, उसमें हद से ज़्यादा कर्जा हो जाएगा। जैसे पंजाब में इन्होंने मुफ्त के वादे किए, थोड़ा बहुत मुफ्त देने का शुरू किया, पंजाब में इस वक्त कर्जा सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है।
इसी तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स को वादे किए जाते हैं। जैसे कर्नाटका के इलेक्शन के बाद मुसलमानों ने ये दावा किया कि हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 5 मिनिस्ट्रियों का वादा किया गया था। ये वादे खाली इलेक्शन के लिए किए जाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद नहीं पूरे होते, क्योंकि कर नहीं सकते पूरे। तो इस तरह से हर हथकंडा इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की जाती है। अब जैसे अभी ट्रेन का हादसा हुआ, अब ट्रेन के एक्सीडेंट के ऊपर कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह ये सबोटाज है, ये टेररिज्म है, ये एक तरह के कोशिश की गई है जानबूझ के ऐसा एक्सीडेंट कराने की। लेकिन इस पे रेलवे मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग आई। किसने मांग की? ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी तो 839 हादसे हुए रेलवे के, 1451 लोग मरे। दूसरे हमारे बिहार के सीएम साहब, ये जब रेलवे मिनिस्टर थे तो 1000 रेलवे के एक्सीडेंट्स हुए, 1527 लोग मरे। और लालू 550 हादसे हुए और 1159 लोग मरे। ये तीनों रेलवे मिनिस्टर जब अपनी ज़माने को कंपेयर करें आज के रेलवे मिनिस्टर से, रेलवे मिनिस्टर एक्सीडेंट के बाद 3-4 दिन तक लगातार उधर ही रहे, साइट पे रहे और पूरा काम करते रहे। ये इतने बड़े देश, भारत के इतने बड़े नेटवर्क, ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, इसमें ये हादसा भी मतलब ज़बरदस्ती का करवाया गया है। अभी इस पर जांच है, इस पर इंक्वायरी होगी और फिर चीज़ों का पता चलेगा। अब ये लेके किसको आ रहे हैं उसके मुकाबले पे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले पे राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में हमारे आसाम के सीएम क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। मैं राहुल गांधी को बचपन से जानता हूँ एंड आई वॉज नेवर इम्प्रेस बाई हिज मेरिट। तो मैं कांग्रेस में भी रहता था, मैं 10 बार सोनिया गांधी को मिलने जाता था, लेकिन मैं राहुल गांधी को मिलने नहीं जाता था। इसलिए आई एम नेवर इम्प्रेस्ड बाई हिज मेरिट्स, हिज डीड्स, हिज आर्गुमेंट्स, लॉजिक, हिज कैपेसिटी टू डू पब्लिक सर्विस। जो लोगों का स्ट्रगल नहीं होते हैं वो लोग कभी ये भारत जैसा देश का नेता नहीं बन सकता है। अब लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में बहुत समझदार हो गए हैं, बदल गए हैं। देखिए तो हमारा यहाँ में एक इको सिस्टम है। राहुल गांधी अगर लंदन जाते आने का बाद बोलता है राहुल गांधी बहुत मैच्योर्ड हो गया, फिर भारत जोड़ो यात्रा करता है बोलता है अगर राहुल गांधी मैच्योर्ड हो गया। 55 साल में कौन मैच्योर्ड होने का रहता है? अभी मैच्योर्ड होने का समय है मेरा बेटा का। मैं तो जो हो गया अभी 50 साल हो गया, वानप्रस्थ का समय भी हो जाता है हमारा सनातन का हिसाब से। अभी भी आप मैच्योर्ड होने में समय लेता है। यू टेल मी, इफ ए पर्सन टेक्स 55 years टू बिकम मैच्योर्ड ओनली, तो काम कब करेगा? आप इतना लॉन्ग स्कोप आपका बेटा को देगा 55 साल? सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उनने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर। अब राहुल गांधी बाहर बैठ के जो बातें कर रहे हैं उस पे ये आकाश चोपड़ा क्रिकेटर ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार में हूं कि किसी और देश का ओपोजिशन लीडर भारत आके अपने मुल्क की बुराइयां करे इधर आके। मुझे समझ में नहीं आती कि आपको विदेश में जाके अपने देश के बारे में ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत है? क्या आप वहाँ से सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं? आप अपनी जंग अपने देश में नहीं लड़ सकते? आपका फैसला तो आपका इलेक्टोरेट वो आपका फैसला करेगा, जो आपके वोटर हैं वो फैसला करेंगे। यही डेमोक्रेसी नहीं है? तो आप बाहर जाके राहुल गांधी पहले तो किसकी गोद में बैठे हैं? राहुल गांधी बाहर जाके ये देखें, ये जो खातून है ना, ये सुनीता विश्वनाथ, ये को फाउंडर हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स है, जिसका काम 24 घंटे भारत के खिलाफ बातें करना अमेरिका में बैठ के। और ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो ISI के अंडर में काम करती हैं, जो जमात इस्लामी के साथ मिल के चलती हैं,
उनके साथ मिलके कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुकी है। अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के साथ साथ ये चलती है। इसकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है अफगान वीमेन फॉर अफगान वीमेन। ये फंडेड है, ये ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग टोटली होती है सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से, और ये इस वक्त जॉर्ज सोरोस की फंडिंग को डिस्बर्स कर रही है पूरे एंटी इंडिया नैरेटिव के लिए। $1 बिलियन सोरोस ने कहा है कि मैं इंडिया के इंटरनल अफेयर्स को चेंज करने के लिए मैं लगाऊंगा। ये औरत है जो कि बैठी है राहुल गांधी की गोद में, और राहुल गांधी सुनीता विश्वनाथ इंडियन काउंसिल ऑफ अमेरिकन मुस्लिम्स, अमेरिकन काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम्स और इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पाकिस्तानी लोग इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और ये जो राहुल गांधी का बंदा है अमेरिका में जो कांग्रेसी, ये क्या कह रहा है? We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. ये अमेरिका में बैठ के अमेरिकन्स को ये जो लेक्चर्स दे रहा है कि भारत की अनएम्प्लॉयमेंट और फलान और ढुमकान और भारत में राम की बात की जाती है, तो क्या किसकी बात की जाए भाई? तुमने कभी किसी मुसलमान को पूछा है कि अल्लाह की बात क्यों करता है? तो ये इस किस्म के लोग राहुल को लेके चला रहे हैं। और राहुल बाहर बैठ के बातें क्या कर रहा है? मुस्लिम लीग टोटली सेक्युलर पार्टी है। मुस्लिम लीग के अंदर कोई भी चीज़ नॉन सेक्युलर नहीं है। वॉशिंगटन में राहुल गांधी ने ये कहा है। बीजेपी में मुस्लिम्स भी हैं और बहुत सारे हैं, इतने सारे मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो सेक्युलर नहीं। मुझे मुस्लिम लीग में कोई हिंदू दिखा दो भाई। मुस्लिम लीग ही थी राहुल गांधी साहब जिसने भारत का बंटवारा किया था। आप शायद भूल गए, हम नहीं भूले। इन भाई साहब को अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा मसला है, क्योंकि इनका अपना राहुल गांधी अनएम्प्लॉयड है। अभी तो असेंबली से सैलरी आ रही थी, अब तो असेंबली से भी सैलरी नहीं आ रही, तो इनका बड़ा मसला है। इनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हूँ। और अब जब अमेरिकन हाउसेस ने जॉइंट सेशन में, कांग्रेस ऑफ अमेरिका ने जॉइंट सेशन में नेक्स्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एड्रेस करने की, भाषण देने की दावत दी है। नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार अमेरिकन कांग्रेस में भाषण देंगे, जबकि नरेंद्र मोदी से काफ़ी लंबे अरसे तक नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर रहे और इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन ये सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नरेंद्र मोदी जी का अगले महीने का ट्रिप खराब करने के लिए ये कोशिश हुई है। मैं आपको एक बात अभी से बता रहा हूँ कि आप देखिएगा कि इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे उनके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट होंगे, वहाँ पे उनके खिलाफ बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, मैगजीन्स, मीडिया रिपोर्ट्स, टीवी रिपोर्ट्स इतनी सारी लगाई जाएंगी। ये पूरी कोशिश है कि किसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस तरह बदनाम किया जाए। राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया आज का जो है उसको तो एनआरआईज ने बनाया है, और बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो डिवीजन की है, और वो भारत को गॉडसे की आइडियोलॉजी की तरफ लेके जा रहा है। आरएसएस के बारे में इतनी बकवास करते हैं राहुल गांधी। आप आरएसएस का कोई एक बयान तो निकाल कर दिखा दें जो कम्युनल हो, जिसने रिलीजन के ऊपर कोई डिवीजन पैदा करने की कोशिश की हो। उल्टा हिंदुओं को शिकवे हैं कि आरएसएस वाले कभी भी हिंदुइज्म की बात नहीं करते। हमने कोविड में देखा कि आरएसएस के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने सारी जगहों पे मुसलमानों की सहायता की, आरएसएस के फंड से, आरएसएस की मदद से, आरएसएस की तरफ से।
वो सेक्युलर नहीं है राहुल गांधी के लिए। मुस्लिम लीग जिसने आज तक हिंदुओं के लिए एक बात तक नहीं की, वो सेक्युलर है। तो इस तरह की कई बातें की राहुल गांधी ने। अब सोरोस और वेस्टर्न जो लॉबी है, जो अमेरिका में समझते हैं कि राहुल गांधी को हम प्रमोट करके वहाँ पे लेके जाएंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले पे, तो ये इनका हिसाब किताब है। अदरवाइज ये जो जितना भी नेटवर्क है ना, जो राहुल गांधी की को लेके इस वक्त चल रहा है, वो पूरा एक जमात इस्लामी और ISI का नेटवर्क है। अजीज़ दोस्तों, भारत के ओपोजिशन पार्टियों के पास कुछ भी नहीं है। इनके पास भारत में कोई भी भारत की प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इनके पास। ये सिर्फ बातें करते हैं। और उसको एक मिसाल ले लें कि एक और लीडर हैं जो इस वक्त निकल पड़े हैं, अरविंद केजरीवाल। वो साउथ इंडिया गए हुए हैं और मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर से वहाँ पे मिल रहे हैं और एंटी BJP एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बात तक करनी नहीं आती। इनके मैंने पहले भी कई लगाए हैं जिसमें वो पहले क्या कहते थे और बाद में क्या कहते हैं। ये इमरान खान की तरह बातें करते हैं और इमरान खान एक टोटल फेलियर है, एक ईगोइस्ट एरोगेंट आदमी है और ये भी भारत के ओपोजिशन लीडर ऐसे ही हैं। इनको अभी जावेद अख्तर ने एक प्रोग्राम में बड़ा लताड़ा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं समझता हूँ ईमानदारी की बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि पॉलिटिशियंस में बहुत करप्शन है, तो आप कोई हिंदुस्तान में किसी भी आदमी की इन्फॉर्मेशन को बढ़ा नहीं रहे हो, ये सबको पता है और हम मानते हैं। बाकी बचा ये कि आपको सर्टेन पॉलिटिशियंस या बहुत सारे पॉलिटिशियन या सारे पॉलिटिशियन बुरे लगते हैं, या ये सिस्टम नहीं पसंद है पार्लियामेंट का, जिसमें 2 हाउसेज हैं, एक जुडिशरी का, इलेक्शंस का, असेंबलीज का। आपको ये सिस्टम नहीं अच्छा लगता। आप कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? आपको इस सिस्टम पे ही भरोसा नहीं, इस स्ट्रक्चर पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है या नहीं है? ये हो सकता है कि आपको मणिशंकर अय्यर साहब पे भरोसा ना हो, रविशंकर प्रसाद साहब पे भरोसा ना हो, आपको पूरा राइट है, आप ना करें उन पे। लेकिन हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे आप विश्वास रखते हैं कि नहीं? और अगर रखते हैं तो फिर आप ये जो कहते हैं जनता फैसला करेगी, ये जनता कैसे फैसला करेगी? सड़क पे करेगी। तो फिर ये पार्लियामेंट रिडंडेंट है, इसे बंद करवा देना चाहिए, इसमें कुछ सिनेमा हॉल वगैरह खुलवा देते हैं। तो सवाल ये है कि आप सिस्टम को और इंडिविजुअल को कंफ्यूज करते हैं। पहले तो इसमें क्लियर हो जाइए। दूसरी ये कि ये बात दोनों ने कही अपने अपने तरीके से, और मैं बिल्कुल दोनों से सहमत हूं कि आप ये तो बताते हैं कि बुरा क्या है, आप ये नहीं बताते कि होना क्या चाहिए। ये साहब ठीक है, पंचायत हो और वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, लेकिन आप दुनिया से क्या रिश्ता पंचायतों के थ्रू करेंगे? यू नीड अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यू नीड अ स्टेट गवर्नमेंट, जरूरत है। इस सिलसिले में एक ख्वाब है कम्युनिस्टों का, एक ख्वाब है संघ परिवार का, एक ख्वाब है कांग्रेस का। आप मैं उन्हें से किसी से अग्री करें नहीं करें, लेकिन उनके पास एक विजन तो है। वी मे डिसएग्री विद दैट। आपका विजन क्या, हमें आज तक नहीं पता चला। आपने सिर्फ हमें ये बताया ये बुरा है वो बुरा। यू आर लाइक अ जर्नलिस्ट हु इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन ऑफ टेलीफोन नंबर्स। सवाल यह है कि इन टेलीफोन नंबर से क्या हिंदुस्तान ठीक होगा? क्या आपके पास आइडियल इंडिया का नक्शा क्या है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या बाहर है? मुझे नहीं मालूम। कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना है या एक नया बिल आना है, तो अरविंद केजरीवाल और उनके 4 दोस्त ये कहें कि हम 20 पे बैठेंगे, तो फिर ये राइट तो मुझे भी होगा, इनको भी होगा, इनको भी होगा, इनको भी होगा। हाउ विल यू फंक्शन? ये कैसे किया? और आप ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम जनता की आवाज हैं। कौन सी जनता की आवाज है आप? कैसे तय हुआ है ये कैसे तय होता है? ये अगर कहें तो मुझे मानना पड़ेगा, भले मेरा दिल खुश हो कि ना हो। ये अगर कहें तो मुझे मानना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ आए हैं, जनता ने इनको वोट दिया, गलत दिया, सही दिया, वो अलग डिस्कशन। सवाल ये है कि आप जिस तरह से, मुझे हैरत है कि सरकार ने इजाजत क्यों दी आपको बैठने की। स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें सारी पार्टीज होती हैं और वो जिस तरह बहस करती हैं वो मैं जानता हूं बीइंग अ मेंबर। ऐसा थोड़ी कि वहां खरी बातें नहीं करते लोग, वहां पार्टी लाइन कोई नहीं करता है। एक सिस्टम है, आप वो बेसिक सिस्टम पे आहार कर रहे हो, बहुत खतरनाक बात है।
एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, हिंदुस्तान में बड़ा करप्शन है, बड़ी गड़बड़। एक सेकंड, मुझे जुमला कंप्लीट। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान चले जाइए, वापस आएंगे तो इस धरती को चूमेंगे। तो अजीज दोस्तों, ये बड़ा एक हमने इनकी पूरे ख़ानदान की हिस्ट्री देखी है। भारत का बंटवारा इनके नाना ने करवाया था, परनाना ने, और ये है कि ये एक ख़ानदानी ही एक बीमारी है जो भारत के मत्थे लगी हुई है। अब जैसे ये फरमाते हैं कि चाइना ने भारत की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली है 1500 स्क्वायर किलोमीटर, और ये बिल्कुल करेक्ट बात है और हम इसको कबूल नहीं करते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको कबूल कर लिया है। ये वॉशिंगटन में इन्होंने ये बात की है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि इनकी जो दादी हैं इंदिरा गांधी जी, उनके वालिद भारत के पहले अंग्रेज़ों के नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब, उन्होंने अक्साई चीन चाइना के हवाले किया था। कंडेम करें अपने नेहरू जी को, हिम्मत है सच बोलने की तो कंडेम करें कि एक बुज़दिल प्राइम मिनिस्टर ने भारत का इलाका चाइना के हवाले कर दिया, ये बोल के कि वहाँ पे तो इतनी सी घास भी नहीं उगती। अगर इनमें हिम्मत है तो कंडेम करें अपने उसी परनाना को, जिनके प्राइम मिनिस्टरशिप में पाकिस्तान ने जम्मू का एक हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया, जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, गिलगित बल्तिस्तान ऑक्यूपाई कर लिया। ये भारत की टेरिटरी, आप इस 1500 किलोमीटर की जो बात कर रहे हैं उस पर मैं आता हूँ। ये भारत की इतनी बड़ी बड़ी जो टेरिटरीज हैं, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन, ये आपके परनाना नेहरू जी के ज़माने में गया। आपकी दादी जो कि आयरन लेडी और पता नहीं क्या क्या कहलाती रही हैं, उन्होंने शिमला में पाकिस्तान के हारे हुए प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कदमों में बैठ गई। जीती हुई जंग वहां पे हार गए। भारत के बहादुर सेना ने जो जंग 71 में जीती थी वो वहां शिमला में हार गई। कंडेम करें? कितना वेस्ट पाकिस्तान का इलाका आपके पास था, 93,000 फौजी पाकिस्तानी आपकी कैद में थे। क्या हासिल किया इन्होंने? एक ऐसा शिमला मुआहिदा किया जो पूरा पाकिस्तान के फेवर में जाता था। कंडेम करें, हिम्मत है तो। और आपके पूज्य पिताजी LTTE का तोहफा दे के गए। आपकी दादी ने खालिस्तान का तोहफा दिया है। डफर प्राइम मिनिस्टर कहलाई जा सकती हैं, क्योंकि उनके दौर में खालिस्तान मूवमेंट बन गई, हथियार जमा हो गए, पूरी हो गई। ये सोती नहीं, ये क्या कर रही थी उस वक्त? जरा अपने खानदानी बुराइयों पे, ब्लेंडर्स पे भी जरा रोशनी डालें राहुल गांधी साहब। और अगर आप में थोड़ी सी शर्म हया होती ना, तो आपके पहले अमेरिका के प्रोग्राम में ही जब 80 से 90% लोग भारत के नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए ना, आपको तो उधर ही शर्म से डूब मर जाना चाहिए था। जो अपने देश के नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट नहीं करवा सकता, वो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।